गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विक्रम मैथ में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। हमने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा की थी। अब उसी नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। नंबर सिस्टम दो संख्याओं के बारे में हमने पहले से पढ़ लिया। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में यदि मैं शून्य को शामिल करूं तो उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इन दो संख्याओं के बारे में जानकारी ली, चार इनके नियम देखे। अब हम आते हैं पूर्णांक संख्याएं। ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर। पूर्णांक संख्याएं होती क्या है? वे संख्याएं जो शून्य से दाईं ओर धनात्मक रूप से और बाईं ओर ऋणात्मक रूप से अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। देखते हैं। शून्य से दाईं ओर कितना होता है? 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जाएगी। फिर एक ग्राफ सा बना लेता हूं। इसके बाईं ओर, शून्य से बाईं ओर माइनस में संख्याएं आती है, इनको ऋणात्मक इंटीजर बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। -2, -3 और -4 अनंत तक ये भी चली जाएंगी, अनंत तक। अब देखते हैं पूर्णांकों को प्रदर्शित किससे करते हैं। पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं आई से या फिर जेड से। किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रदर्शित करते हैं किससे? आई से करोगे या फिर जेड से। इंटीजर आई या जेड, ये होगा प्रदर्शित करने का तरीका पूर्णांकों को। अब हम आते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। शून्य से बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं धनात्मक इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्या। इनको दर्शाने का तरीका है आई प्लस। ठीक है। ऋणात्मक इंटीजर यहां देख लेते हैं। ऋणात्मक इंटीजर पूर्णांक संख्या, इनको दर्शाते हैं किससे? -i से। कितनी होगी? 0 से बाईं ओर यानी कि -1, -2 और -3, -4 अनंत तक चले जाओ, इनको बोलते हैं ऋणात्मक। धनात्मक के अंदर 1 से शुरू हो जाओ यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 2 3 4 और इंफिनिटी तक, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब बच गया क्या? शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या और ना ही क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब शून्य क्या है? एक उदासीन है। कौन सा होगा? उदासीन इंटीजर होगा, उदासीन पूर्णांक शून्य। ये होगी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 होती है। और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? क्या होगी? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है -1। फिर -1 के बाद में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी छोटी होंगी। -2, -3, -4 ये सभी छोटी संख्याएं होंगी। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ। क्वेश्चन क्या बनता है? -3 से बाद में कौन सी संख्या होगी? कौन सी होगी? -3 के बाद में, -3 के बाद में कौन सी संख्या होगी? कौन सी होगी? -3 ये है, 4 होगी या -2? ऑप्शन दे देता हूं। -4, बी है -2, सी -5 और डी ऑप्शन है -1। कौन सी होगी? -3 के बाद हमेशा किस साइड जाएंगे? राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो -3 के बाद में क्या आती है? -2
राइट साइड में बढ़ते हैं हमेशा। जैसे बोल दे कि 3 के बाद धनात्मक पूर्णांक संख्या 3 के बाद कौन सी संख्या होगी, तो 3 के बाद कौन सी आ जाती है, राइट साइड में बढ़ते हैं। राइट साइड का मतलब इस साइड मतलब क्या होती है, 4 हो गई। और अब देख ये बोल क्या रहा है, 3 के बाद कौन सी संख्या होती है, तो कौन सी होगी, -2। तो इसका आंसर क्या होगा, -2। ये होगी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के नियमों के बारे में चर्चा करते हैं कि योग पर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़े तो क्या प्राप्त होती है, दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को घटाएं तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है, गुणा पर भी और भाग पर भी। ये 4 नियम इनके पढ़ते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक बात और बताओ, मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, कल की क्लास में बताया था, n कोष्टक n प्लस में 1/2। अब आओ पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ये क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं होती है, जैसे मान लो मैं 21 क्या है, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। यदि मैं 21 के अंदर 7 भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसका भाग दे तू क्या एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, पूर्णतः 7 या 21 पूर्णतः प्राप्त हो रहे हैं, 3 आसानी से कट रहे हैं। यदि मैं 21 के अंदर किसका भाग दे दूं, 2 का, तो क्या कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो ये क्या नहीं हुआ, एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, एक पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा, संख्या पूर्णतों के अंदर होगी। लेकिन जो जिनको p/q के रूप में लिखते हैं उनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ये इतने बार होगा पूर्णांक संख्या, दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा करो तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ो, कहीं वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। उदाहरण लेके समझ लो, -2 है गुणा -2, यानी कि दो पूर्णांक संख्याओं को आप गुणा कर रहे हो तो कितना आएगा, प्लस का 4। क्या एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना। अब दो पूर्णांक संख्याएं उठाओ, उनको जोड़ लो, 3 प्लस में 5 कितने हो गए, 8। ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या। अतः पूर्णांक संख्या को घटाओ या जोड़ो, क्या प्राप्त होती है, पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर क्या होती है, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से क्या हो, भाग हो या डिविजिबल हो, तो उनको क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। जो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो कौन सी होंगी सम संख्याएं, जिनमें 2 का पूरा भाग जाए। ग्राफ बना लेते हो, यहां 0 होता है, फिर यहां 1, यहां 2, यहां पे 3 और यहां पे 4। पूर्णांकों का ये ग्राफ बना लेता हूं, यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। अब ये वे संख्याएं जो 2 से क्या हो, पूरी तरह भाजित हो, उनको क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। देखो पहले धनात्मक पूर्णांक संख्याएं देख लो, 2 1 के अंदर तो 2 का भाग जाता है नहीं, 2 के अंदर जाता है, एक बार कट जाता है, फिर 3 के अंदर नहीं जाता, 4 के अंदर आसानी से चला जाता है 2 का भाग। तो मतलब कौन कौन सी संख्याएं होगी, 0, 2, 4, 6, यानी कि 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। ऋणात्मक अगर मैं संख्याएं लूं, सम संख्याएं, तो क्या हो जाएंगी, 2 का अंतर होना चाहिए, -2, -4 और -6, अनंत तक चले जाओ। देखो इनके अंदर, इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है, -2 है, इनके बीच में भी -2 है, इनके बीच में अंतर कितना है, +2, इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में भी तो -2 का अंतर है, -2 का अंतर, तो 0 भी एक क्या होगी, सम संख्या होगी। फिर इनके बीच में देख लो +2 का अंतर है, इनके बीच में भी +2 का अंतर है। अब इससे पता क्या चलता है, एक तो परिभाषा सम संख्याओं की क्या होगी कि वे सम संख्याएं जो 2 से क्या हो, पूरी विभाजित हो, उनको क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। एक वो जिनके सम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। एक तीसरा और है सम संख्याओं की परिभाषा, क्या, यदि मैं किसी भी संख्या के अंदर भाग दूं 2 का, तो पूरा विभाजित हो, और क्या शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। 4 कोई संख्या है, इसके अंदर मैं 2 का भाग दूं तो शेषफल कितना आएगा,
2 दूनी 4, तो यहाँ कितने आ गए 4, कितना बचा 0 शेषफल बचा। तो एक नियम ये हो गया, यदि 2 से वो अगर सम संख्या होगी कोई भी तो क्या होगी 2 से विभाजित होगी और शेषफल कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। अब कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, यदि उस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 हो तो वो संख्याएं क्या होंगी 2 से पूरी पूरी विभाजित होंगी। जैसे क्या ये सम संख्या 2 से विभाजित, ये संख्या सम संख्या है, दी हुई सम संख्या। देखो इकाई का अंक, देखो इसका इकाई का अंक क्या है 2 है, जो क्या है 2 से पूरी पूरी विभाजित है, 2 के अंदर भाग दे इकाई अंक, तो मतलब ये एक सम संख्या होगी, सम संख्या है। अब ले लो एक और संख्या लो, क्या एक सम संख्या है। देखो संख्या के इकाई का अंक देखो क्या है 1 है ना, इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब ये क्या नहीं है एक सम संख्या नहीं है, क्योंकि 1 के अंदर इकाई के अंदर क्या नहीं जा रहा 2 का भाग नहीं जा रहा। अगर 2 से भाजित नहीं है तो क्या होगी एक सम संख्या नहीं होगी, सम संख्या नहीं है। सम संख्याओं के बारे में पता चल गया। अब आते एक होता है सम संख्याओं का योग का सूत्र, कि सम संख्याओं का यदि 10 सम संख्याओं को हम जोड़ें तो उनका कितना होगा योग। देखते हैं अभी क्या होता है योग का सूत्र, n कोष्टक n प्लस में n, ये क्या होता है सम संख्याओं के योग का सूत्र होता है। जैसे सम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है n कोष्टक n प्लस में 1, ये होता है सम संख्याओं के योग का सूत्र। n क्या होता है, n वो ही क्या होता है अंतिम संख्या होती है, अंतिम संख्या। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा, क्या होगा योग कितना होगा। n का मान कितना होगा, यहाँ n का मान हो गया 10, ये क्या है n का मान है। लेकिन एक बात बताओ, इसने क्या बोला है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। यदि मैं एक क्वेश्चन और लिख लूं, यहां क्या लिख दूं तक लगा दूं, एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, प्रथम 10 तक सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होगा, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। 10 तक यानी कि प्रथम 1 से तो स्टार्ट होंगे, 10 तक बोला है ना उसने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 10 तक बोला है उसने, तक लगाया लास्ट में। तो क्या होगा ये, जब भी तक हो ना तो क्या होगा 1 से शुरू हो रही है कोई संख्या, तो विषम संख्या भी तो है एक, फिर 1 के बाद विषम संख्या 3 हो गई, 5 हो गई। लेकिन सम संख्या क्या है, 1 के बाद एक सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो इन संख्या को गणो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जब भी तक लगा देना तो n के अंदर क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। जब भी क्वेश्चन के अंदर 10 तक बोले 100 तक बोले तो जो n प्राप्त होता है ना अंतिम संख्या होती है, उसके अंदर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ गई 5। अब n का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो 10 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा, n का मान 5 हो गया। सूत्र क्या था n कोष्टक n प्लस में 1, तो n का मान 5 है, कोष्टक 5 प्लस में 1 कितना हो गया 5 गुणा 6, 6 पंजू 30। यानी कि यदि हम 10 तक सम संख्याओं को जोड़ें तो उनका योग कितना आता है 30 प्राप्त होता है। अब उसने बोला है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 10 सम संख्याएं बोलिए, तो यहाँ n का मान कितना हो गया 10 हो गया, ना कि क्या करेंगे विषम संख्या भी हटाएंगे। 10 बोला है उसने, 10 जैसे 2 हो गई, 6 हो 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, ऐसे। अब देखो 10 n का मान 10 है तो सूत्र के अंदर रख दो 10 n 10 प्लस में 1 कितना हो गया 10 गुणा 11 कितना हो गया 110। ये क्या है 10 सम संख्याओं का योग का सूत्र कितना हो गया 110, और 10 तक सम संख्याओं का योग का सूत्र कितना होता है 30 होता है।
ये क्वेश्चन हो गया सम संख्याएं। अब आगे आते हैं विषम संख्याओं पर, ओड नंबर पर। कौन संख्याएं होगी? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ओड नंबर, ये क्या होती है विषम संख्याएं? यानी सम संख्याओं का बिल्कुल उल्टा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या नहीं हो, भाजित नहीं हो या डिवाइड नहीं हो, उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। कौन कौन सी होती हैं? प्रथम विषम संख्या कौन सी होगी? धनात्मक, 1 होती है। 1 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो 1 हो जाती। 3, फिर बाद में 5 आएगा, आगे 7 आएगा, ये कौन सी हो गई? विषम संख्याएं होगी, ओड नंबर होगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और फिर 13। ये क्या होती है? विषम संख्याएं होती है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। अब देखते हैं विषम संख्याओं का योग का सूत्र कितना होता है। सम संख्याओं का योग का सूत्र n कोष्टक n प्लस में 1 होता है। विषम संख्याओं का योग का सूत्र कितना होता है? विषम संख्याओं का योग का सूत्र कितना होता है? n स्क्वायर। n वो ही होगा यहाँ पे अंतिम संख्या। n क्या होगा? अंतिम संख्या जो क्वेश्चन के अंदर दी होती है। जैसे वो क्वेश्चन उठाते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? n का मान कितना दे दिया उसने? n का मान दे दिया यहाँ 10, यानी कि वो सीधी सीधी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विषम संख्याएं कितनी लेनी है? 10 लेनी है। सूत्र के अंदर रख दो। सूत्र क्या है? योग का सूत्र क्या है? n का स्क्वायर। n का स्क्वायर तो है, n का मान 10 है, यदि मैं 10 का स्क्वायर करता हूं कितना हो जाता है? 100। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? 100 होता है। अब वो बोलते क्या कि प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का योग का सूत्र। अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया? अगर वो तक लगा दे, प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तक लगा दिया, यानी कि 1 से स्टार्ट होंगे, कहां तक जाएंगे? 10 तक जाएंगे। तो 1 से और 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 5 सम संख्याएं होती है, 5 विषम संख्याएं होती हैं, आधी आधी होती है। दोनों के बीच में सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। और 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? वो भी 2 होता है। तो 5 तो हो गई सम संख्याएं, 5 हो गई विषम संख्याएं। इसका मतलब n का मान कितना है? यहाँ पे 10 है, लेकिन तक लगाया है, इसलिए क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो n का मान कितना आ गया? 5। और 5 का वर्ग कितना होता है? n स्क्वायर है ना योग का सूत्र। 5 का यदि मैं क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाता है? 25। ये क्या हो गया? प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का योग 25 है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? 100 होता है। सम संख्याएं होगी, विषम संख्याएं होगी। अब किन्हीं भी आप बताओ, किन्हीं भी 2 सम संख्याओं को आप जोड़ो तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है? किन्हीं भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ो तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है? सम संख्या और विषम संख्याओं को जोड़ो तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं? ये देखते हैं बात। किन्हीं भी 2 सम संख्याओं को उठाओ आप, जैसे 2 को उठा लिया, प्रथम सम संख्या क्या है? 2, फिर बाद में 4 को उठा लिया, इन दोनों को जोड़ो तो क्या एक सम संख्या प्राप्त होती है? प्रथम क्या है? यदि सम संख्या हो प्लस क्या हो? दोबारा भी सम संख्या हो, यदि वो 2 सम संख्याओं को जुड़ाए तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है? उदाहरण से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, प्रथम सम संख्या ले लेते हैं हम 2, ठीक है, प्लस दूसरी सम संख्या क्या है? 4 ले लेते हैं। इन दोनों को जोड़ो, कितना प्राप्त हो गया? 6। एक भी तो एक सम संख्या है, सम संख्या है सर, यानी कि 2 सम संख्याओं को जोड़ो आप तो क्या प्राप्त होती है? एक सम संख्या प्राप्त होती है। एक और उदाहरण ले लेता हूं, कितना है? 8 प्लस में 10 कितने हो गए? 8 प्लस में 10 कितने होते हैं? 18। लेकिन 18 के अंदर भी तो 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? एक सम संख्या है। तो मैं क्या लिख दूं? किन्हीं भी 2 सम संख्याओं का आप उठाओ और उनको जोड़ दो
तो क्या प्राप्त होती है? एक सम संख्या। ये हो गया बेस लेवल हमारा, है ना। फिर क्या करें, यदि मैं किन्हीं भी दो सम संख्याओं को घटाऊं तो क्या एक सम संख्या प्राप्त होती है? देख लेते हैं घटा का नियम भी। 2 माइनस में 4 घटाओ, यदि मैं माइनस के 4 से 2 घटा दूं तो कितना बचता है? माइनस का 2 बचता है, लेकिन 2 के अंदर तो भाग जा रहा है ना, तो ये भी क्या होगी? एक सम संख्या होगी। तो मान और ले लेते हैं 10 माइनस में 8 घटाओ, 10 में से यदि मैं 8 घटाता हूं कितना बचता है? 2। इसके अंदर भी 2 का भाग कूदता जा रहा है, इसका मतलब दो सम संख्याओं को घटाओ जोड़ो तो क्या प्राप्त होती है? एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो यहां मैं क्या कर देता हूं? घटा। जोड़ो या घटाओ, क्या प्राप्त होगी? दो सम संख्याओं को जोड़ो घटाएंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी। अब आते हैं गुणा पर, कि यदि हम दो सम संख्याओं को आपस में गुणा करें तो क्या वो एक सम संख्या प्राप्त होती है? अभी देखते हैं, उदाहरणों से भी समझते हैं। अब आते हैं गुणा पर। दो सम संख्या उठाओ, 6 है गुणा 1 है 8, 8 छिकी 48। क्या इसके अंदर 2 से भाग जा रहा है? 2 से डिवाइड है, इकाई का अंक देख लो, क्या है? 8 है, 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? एक सम संख्या है। ये एक क्या है? सम संख्या है। तो किन्हीं भी दो सम संख्याओं को आप जोड़ो घटाओ तो क्या प्राप्त होती है? एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो यहां मैं गुणा का चिन्ह है। ये तीनों नियम दो सम संख्याओं के लिए क्या होते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। अब क्या करता हूं मैं? दूसरे नियम के अंदर दो विषम संख्याओं को उठाता हूं। प्रथम बार क्या ले ली मैंने? एक विषम संख्या ले ली, प्लस फिर दोबारा क्या ले ली? विषम संख्या ले ली, विषम संख्या। फिर क्या प्राप्त होगा? एग्जांपल लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। देखो विषम संख्या में क्या है? 3 एक विषम संख्या है। यदि मैं 3 के अंदर कितना जोड़ दूं? 5 भी एक विषम संख्या है। 5 और 3 कितना? 8। 8 तो तय, तो 8 तो क्या प्राप्त हो रहा है? एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं प्रथम विषम संख्या उठाऊं प्लस में द्वितीय विषम संख्या उठाऊं, अगर उन दोनों को जोड़ूं मैं दो विषम संख्याओं को, तो क्या प्राप्त होती है? कि सम संख्या प्राप्त होती है। एक एग्जांपल वो लेते हैं। 15 भी एक विषम संख्या है। 15 है कि नहीं? इसके अंदर 2 का भाग उड़ जा रहा है 15 के अंदर, प्लस में मैं 7 ले लेता हूं। 7 भी एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके अंदर भी 2 का भाग नहीं जा रहा। 15 और 7 को जोड़ो तो कितने होते हैं? 22, जो क्या एक सम संख्या है। इसका मतलब किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को आप उठाओ, उनको जोड़ो तो क्या प्राप्त होती है? एक सम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त हो जाएगी? सम संख्या। अब आते हैं घटाते हैं। यदि किन्हीं भी मैं दो सम संख्याओं को घटाऊं आपस में तो क्या एक विषम संख्या प्राप्त होती है? किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को घटाऊं तो क्या एक विषम संख्या प्राप्त होती है? देखते हैं। यदि मैं यहां माइनस कर दूं तो कितने? माइनस के 5 है प्लस के 3 है, कितने बच जाएंगे? माइनस का 2, माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि माइनस का 5 ज्यादा है। तो क्या ये 2 से विभाजित है पूर्णतः? है। इसका मतलब किन्हीं भी दो सम संख्याओं को आप घटाओ तो क्या प्राप्त होती है? सम संख्या। यहां भी 15 में से यदि मैं 7 घटा देता हूं तो कितना प्राप्त होता है? 15 में से 7 घटाओ, 8 प्राप्त हो गया, जो क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब आप विषम संख्याओं को जोड़ो या घटाओ, क्या प्राप्त होगी? एक सम संख्या प्राप्त होगी। अब आते हैं हम तीसरे नियम पर। यदि मैं प्रथम बार क्या उठा लूं? एक सम संख्या उठा लूं, फिर द्वितीय बार क्या उठा लूं मैं? सम संख्या, प्लस द्वितीय बार उठाता हूं मैं क्या? एक विषम संख्या। इंटरचेंज कर देते हैं, विषम संख्या। किन्हीं भी एक सम संख्या हो और एक क्या हो? विषम संख्या हो, तो क्या प्राप्त होगा? उठाओ। प्रथम सम संख्या क्या है? 2 को यदि मैं एक विषम संख्या लेनी है, एक विषम संख्या, 2 और 1 को जोड़ो तो कितना प्राप्त होता है? 3 जो क्या है? एक विषम संख्या, क्योंकि इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा। एक उदाहरण और लेते हैं। 6 प्लस 3, 6 तो क्या है? सम संख्या है, प्लस के 3 क्या है? एक विषम संख्या है। 6 और 3 को जोड़ूं तो क्या प्राप्त होते हैं? 9।
जो क्या है विषम संख्या। इसका मतलब यदि मैं एक सम संख्या उठाऊं, दूसरी क्या उठाऊं विषम संख्या उठाऊं, तो क्या प्राप्त होती है एक विषम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है विषम संख्या। तीन नियम हो गए, सम संख्या को जोड़ो घटाओ गुणा करो सम संख्या से, तो क्या प्राप्त होती है सम संख्या। विषम संख्या को जोड़ो घटाओ विषम संख्या में, तो क्या प्राप्त होती है एक सम संख्या। लेकिन एक सम संख्या हो एक विषम संख्या हो, उनको जोड़ो या घटाओ, घटा का नियम और देख लेते हैं। यदि मैं 2 के अंदर से कितना घटा दूं, 1 घटा देता हूं, तो कितना प्राप्त होता है 1। इसका मतलब ये विषम संख्या है। और 6 के अंदर 6 एक विषम सम संख्या है और 3 क्या है विषम संख्या है। घटाता हूं तो कितने बचे 3, जो क्या एक विषम संख्या है। इसका मतलब जोड़ो या घटाओ क्या प्राप्त होगा एक विषम संख्या प्राप्त। ये तुम्हारी हो गई विषम संख्याएं कंप्लीट। सम भी हो गई विषम भी हो गई। अब इसके बाद में आती है तुम्हारी क्या परिमेय संख्याएं, कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। सम संख्याएं हो गई विषम हो गई पूर्णांक